The next topic from the orthopedic surgery is about the septic arthritis. Septic arthritis में क्या होता है कि आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, आर्थ मीन्स कि जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और जो है अब क्या होगा कि इन्वेजन ऑफ एनी जॉइंट बाय और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो है हम इसको देख लेते हैं। इसका सिनेरियो कि 60 years old man presents with the acute onset of pain। पेन होनी चाहिए, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग, रेडनेस। स्वेलिंग और रेडनेस इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रेड हो जाती है, स्किन स्वेल कर जाती है, हम हाथ लगाते हैं तो गर्म होती है, वार्म होती है, इन्फ्लेमेटरी साइंस पॉजिटिव होते हैं। एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस पे हमें क्या मिला? WBC ज़्यादा मिले, ल्यूकोसाइटोसिस मींस देयर इज़ इन्फ्लेमेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी ज़्यादा हुए हैं और जॉइंट को हमने इंस्पायर किया तो WBC काउंट बहुत ज़्यादा हुआ है। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? So as you can see here, in the joint there is inflammation and it is because of Staph aureus, E. coli. So septic arthritis is what? It is invasion of any joint by microorganisms. ज़्यादातर जो इसमें एज होती है, जो इफ़ेक्ट होती है, लोग जो इफ़ेक्ट होते हैं दैट इज़ ओल्ड एज। क्यों? क्योंकि पहले से इनकी कोई जॉइंट की एबनॉर्मेलिटी होती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो होता क्या है कि वो एक जो है जॉइंट को जो है बहुत ईजीली जो है इफ़ेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इस वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज। फिर वो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली वो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ से वो ब्लड में जाएगा और सिस्टेमिक सेप्सिस हो जाएगी। इस वजह से इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन एंड वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट बिफोर पेशेंट गोज़ इनटू द सेप्सिस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है? एक्यूट हेपेटोजेनस पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट, यूजुअली ये इन्फेंट्स में होता है और मोस्ट कॉमन जॉइंट जिसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज़ हिप जॉइंट। तो इसको कहते हैं टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी। अब यहाँ पे जॉइंट के अंदर जो है किस तरह से इन्फेक्शन आ जाता है, कोई किसी को इंजरी हुई पेनिट्रेटिंग तो वहाँ से वो जॉइंट में चला गया इन्फेक्शन। इसी तरह किसी को नियर बाय जॉइंट इन्फेक्शन था तो वहाँ से वो लोकली वहाँ से एक्सटेंड करके जॉइंट में आ गया। इसी तरह ब्लड डिस्टेंट साइड पे कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो ब्लड के थ्रू यहाँ पे जॉइंट में आ गया। तो इस तरह से ये होता है। अब जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं दीज आर स्टेफ ऑरियस, निजीरिया गोनोरी, एज इन्फ्लुएंजा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस। अब स्टेफ ऑरियस जो है ऑस्टियोमेलाइटिस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अब पेशेंट्स आपके पास किस तरह से आएंगे? उनके पास हिस्ट्री होगी कि उनका एक जॉइंट जो है, सिर्फ एक जॉइंट, सिंगल जॉइंट, वो हॉट होगा, स्वॉलन होगा, पेनफुल होगा और उसने जो है अपने घुटने को पकड़ा हुआ होगा पेन के साथ और वो उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द पेन। तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिंगल जॉइंट है, मतलब फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट है तो उसको उसने पकड़ा होगा, हॉट स्वॉलन पेनफुल जॉइंट होगा। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है दैट इज़ नी जॉइंट। और डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं कि ऑब्वियसली हमने देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या करेंगे, अंदर जो है वो एक नीडल घुसाएंगे, उसमें से एस्पायर करेंगे जो भी फ्लूइड होगा, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर फ्लूइड होगा उसको बाहर निकालेंगे और उसकी हिस्टोलॉजी एंड कल्चर करवा लेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट कर लेंगे। तो दिस इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सपोर्टिव थेरेपी देंगे सबसे पहले, रिससिटेशन वगैरह जो होती है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट ये है कि उसको हमने जो है पहले 2 हफ़्ते जो है एंटीबायोटिक्स IV देने हैं। 3 to 6 वीक्स के लिए जो है ना उसकी एंटीबायोटिक्स चलती रहेंगी, साथ में पेन के लिए एनाल्जेसिया दे देंगे, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, वो सब कुछ ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है? ये हमारा प्रायोरिटी है कि मैंने पहले भी बताया ऑस्टियोमाइलिटिस में भी कि जॉइंट इन्वॉल्व हो गया है तो हमने ज़रूर जो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी होती है। तो इसमें 2 तरह की हो जाती है, एक ऑर्थोस्कोपिक होती है और एक ओपन जो है वॉशआउट होता है। ऑर्थोस्कोपिक ये होता है कि हमने वो जॉइंट को खोला तो नहीं है लेकिन बाहर से ही हम उसकी सफाई-सुथराई कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट्स घुसा के। और ओपन क्या है कि ओपन करके ना जॉइंट को तो फिर हमने जो है वो करना है। तो इस वजह से वो कहते हैं ओपन वॉशआउट जो है इट इज़ यूजुअली प्रेफर्ड टू द ऑर्थोस्कोपिक वॉशआउट। कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली क्या हो सकती हैं कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि वहाँ पर जो है क्योंकि जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा।
जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली फीमेल्स में जो ओल्ड एज की हो जाती हैं, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मेनोपॉज में, उनके अंदर होता है। लेकिन अगर जो है वो किसी जॉइंट की प्रॉब्लम के वजह से होगा तो दैट इज़ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये हो जाता है जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, एंकलोसिस हो जाएगी, मतलब दोनों जॉइंट्स जो है वो फ्यूज़ कर जाएंगे, दोनों बोन्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगी और ग्रोथ रेस्ट एब्नॉर्मलिटी होगी। So risk factors for the septic arthritis: increased age, history of chronic disease, superficial skin ulceration or minor primary infection, oral carriage of Staph aureus, prosthetic joint, diabetes, and biological agent therapy. Bones में क्या होगा, severe joint pain that worsens with movement, swelling of the joint, warmth and redness around the joint. अगर वो सिस्टेमिक हो जाता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और फिर फीवर, चिल्स, फटीग, वीकनेस और डिक्रीज एपिटाइट के साथ पेशेंट आएगा। सो ट्रीटमेंट में क्या है कि हमने जो है सर्जिकल मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। उसमें हम क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे सारा फ्लूइड, और इसके साथ साथ हम जो है एंथ्रोस्कोपिक या ओपन वॉश आउट करेंगे। साथ में हम एंटीबायोटिक्स थेरेपी स्टार्ट कर देंगे विच इज़ यूज्ड फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स IV। सो इसका यूक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एज आपने देखनी है, ओल्ड एज की है। ऑस्टियोब्लाइटिस मोस्टली बच्चों में होता है। ओल्ड एज है, पेन, स्वेलिंग, एरिथमा है और वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। दिस इज सेप्टिक आर्थराइटिस। फिर मैनेजमेंट पूछिए तो मैनेजमेंट में आप सबसे पहले उसकी स्पॉटिव मैनेजमेंट करोगे, इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी। उसके बाद मेडिकल में क्या है, एंटीबायोटिक्स दोगे 3 to 6 वीक्स के लिए। पहले 2 हफ्ते आप उसको IV दोगे। फिर सर्जिकल में आप क्या करोगे, उसकी जो है ओपन या फिर आर्थ्रोस्कोपिक वॉश आउट करोगे, सर्जिकल ड्रेनेज करोगे और एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी आप कर सकते हो और जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हो अगर जो है वो इनकोलोसिस हो गई है जॉइंट की, उस केस में। तो इस तरह से हमने इसको लेके चलना होता है। और मैनेजमेंट में आप ऑब्वियसली इसका इस तरह से लिखोगे सबसे पहले कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में आपका ब्लड कल्चर ज़रूर आपने करवाना होता है, रूल आउट करना होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को, प्रोस्थेसिस जॉइंट तो नहीं है उसको। फिर आप नीडल एस्पायरेशन ऑफ जॉइंट फ्लूइड करनी होती है, आर्थ्रोस्कोपी करनी होती है जिसको हम कहते हैं। और वो जो आपने फ्लूइड निकाला है उसको आपने एनालाइज करना है, उसका कल्चर करवाना है और उसकी माइक्रोस्कोपी करवानी है। फिर आपने जो है सर्जिकल ड्रेनेज करनी है और फिर आपने साथ में एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच करोगे। मैनेजमेंट में आपने ट्रीटमेंट तो लिखना ही है लिखना है, लेकिन आपने ब्लड कल्चर ज़रूर लिखना है। आपने रूल आउट करना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को और प्रोस्थेसिस जॉइंट को। इसके अलावा नीडल एस्पायरेशन जॉइंट फ्लूइड की आपने लिखते नहीं, आर्थ्रोस्कोपी जिसको कहते हैं, जिसमें फ्लूइड के एनालिसिस उसकी कल्चर करेंगे। अब इसका जो एक वीडियो है सेप्टिक आर्थराइटिस की ड्रेनेज किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको लिंक में दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लें। उस तरह से हम लेते हैं और ये इसमें लाजमी होता है कि आपने नीडल एस्पायरेशन करनी होती है और उसका कल्चर करवाना होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द TB, स्पाइनल TB। सो स्पाइनल TB का जो UQ है उसको देख लें कि 30 ईयर्स ओल्ड मेल और उसकी क्या है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। उसको बैकएक हो रही है 3 महीने से और बता रहा है मलेज, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, TB के वजह से होता है। एग्ज़ामिनेशन पे हमें क्या मिला, हमने हाथ लगाया स्पाइनल रीजन में तो उसको टेंडरनेस थी, मतलब पेन हो रही थी और डिफॉर्मिटी भी हो गई हुई है। डायग्नोसिस बताना है, कंफर्मेशन बतानी है, ट्रीटमेंट बतानी है। स्पाइनल TB जो है सबसे पहले ये होता है कि किसी को TB की हिस्ट्री होती है ना, तो उसमें वो TB जो है बैक्टीरिया वो अगर स्पाइन को इन्वॉल्व कर देता है तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल TB, पोर्ट स्पाइन कहते हैं इसको। तो पेशेंट किसके साथ आएगा, पेन के साथ और मसल स्पैज़म के साथ आएगा। लेकिन डिपेंड करता है TB जो है वो कौन सी स्पाइन की है, सर्वाइकल स्पाइन की है, थोरेसिक स्पाइन की है या फिर जो है वो किस जगह की है ना, तो उसकी बेसिस पे लंबर स्पाइन की है। तो इनकी बेसिस पे देखें, अगर सर्वाइकल स्पाइन की TB होगी ना, कि गर्दन की TB है, तो ऑब्वियसली पेशेंट की गर्दन जो है वो इधर उधर मतलब किसी और पोस्चर में होगी। इसमें टॉर्टिकोलिस होता है या फिर रस्ट साइन होता है। पिक्चर दिखा देती हूँ। सो सर्वाइकल TB के अंदर क्या होता है कि देखें, टॉर्टिकोलिस होता है कि गर्दन एक तरफ झुकी हुई होती है इस तरह से। रस्ट साइन जो होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी जो है हाथों के साथ जो है ना स्पाइन को इस तरह से जो है सपोर्ट कर रहा होता है। दिस इज़ रस्ट साइन। तो इस तरह से जो है मतलब सर्वाइकल स्पाइन की जो भी TB होगी उसकी इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी। फिर थोरेसिक स्पाइन जो होता है उसमें एक्चुअली पेशेंट का जो है ना मिलिट्री एटीट्यूड होता है, जैसे वो आर्मी के अंदर लोग एटीट्यूड रखते हैं ना वैसे। और लंबर स्पाइन के अंदर क्या होता है,
अगर लंबर स्पाइन की जो है वो टीबी होगी तो उसका जो है लॉर्डोसिस की तरह का गेट होगा, मतलब लॉर्डोसिस होगी। लॉर्डोसिस में मैंने आपको बताया था शुरू में कि लॉर्ड में वो ऐसे गर्दन मतलब इस तरह ना अपना सीना तान के चलता है ना लॉर्ड बन के, तो उसकी आगे की तरफ स्पाइनल कर्व इस तरह से हो जाएगी और पेशेंट की आगे की तरफ ऐसे, तो इस तरह जो है ना चलेगा वो आगे की तरफ करके ना सीना तान के चलेगा। सो दिस इज़ लॉर्डोटिक गेट या फिर एल्डरमैन्स गेट। ठीक है। पेशेंट वॉक विथ हेड एंड चेस्ट थ्रोन बैकवर्ड एंड प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन एंड लेग्स। सो देखिए प्रेजेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि किस जगह की टीबी है। सर्वाइकल स्पाइन में टॉर्टिकोलिस या रस्ट साइन है जो हमने देखा, थोरेसिक में मिलिट्री एटीट्यूड है और लंबर में लॉर्डोटिक गेट है, एल्डरमैन्स गेट भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है देखें, अगर ज़्यादातर जो है हमारी जो वर्टिब्रा की आगे वाला हिस्सा होता है ना वहाँ पे मोस्टली स्पाइनल टीबी होती है, तो क्या होगा अगर आगे वाला हिस्सा होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर उसकी जो है ना डिफ़ॉर्मिटी वो इस तरह से हो जाएगी कि काइफोटिक डिफ़ॉर्मिटी हो जाएगी। काइफोटिक क्या होती है, जो लॉर्डोसिस है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसका खूब निकला होता है, जिस तरह ही हमने देखा था ना उस तरह का हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाता है कि जो है अगर उसने ऑब्वियसली इर्द गिर्द जो है नर्व्स को इन्वॉल्व किया होगा तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होंगे जिसको कहते हैं पॉट्स पैराप्लेजिया। इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करते होते हैं, यही चीज़ें होती हैं ना, CBCS/RC, रिएक्टिव प्रोटीन, ब्लड कल्चर, स्पूटम कल्चर, माइक्रोस्कोपी, PPD स्किन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन एक्सरे और बोन स्कैन हो गया। तो ये सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई टीबी के लिए। ट्रीटमेंट क्या है ये मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया है। टीबी के ट्रीटमेंट में ये जो स्पाइनल टीबी होती है सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, उसकी सपोर्टिव थेरेपी करेंगे, बेड रेस्ट का करेंगे, फिर उसको एंटी टीबी थेरेपी स्टार्ट करवा देंगे जिसमें हमारी जो ड्रग्स होती हैं टीबी के लिए। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस साइड की टीबी है उसकी बेसिस पे हम जो है उसकी सपोर्ट देंगे। थोरेसिक टीबी है, सर्वाइकल है या क्रेनियो वर्टिबल है। अगर थोरेसिक टीबी है तो उसके लिए एक होते हैं टेलर्स ब्रेसेस, वो हम लगा देते हैं या ASH करते हैं, इंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन। इनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। सर्वाइकल के लिए जो है हम 4 पोस्ट कॉलर यूज़ करते हैं या फिर सोमी यूज़ करते हैं। सोमी इज़ स्टर्नो ऑक्सीपिटो मैंडिबुलर इमोबिलाइजेशन, स्टर्नम ऑक्सीपिट और मैंडिबल इमोबिलाइजेशन उसमें करते हैं। और जो होती है क्रेनियो वर्टिबल टीबी उसके केस में हम हेलो वेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा देती हूँ। बाद में क्या होता है जो भी एब्सेस बनी होगी उसको हम ड्रेन करेंगे, एस्पायरेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर देंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, और स्पाइनल स्टेबलाइजेशन करेंगे। सर्जिकल डिब्राइडमेंट स्पाइनल स्टेबलाइजेशन जो है ये हम मोस्टली अगर नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई हो, पोस्ट पैराप्लेजिया हो गया हो, तो इस केस में करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली टेलर्स ब्रेसेस जो कि हम थोरेसिक टीबी के लिए यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ ASH विच इज़ एंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन, के उसकी पोस्चर ऐसे हो जाए कि हाइपर एक्सटेंडेड लगे ना, तो इस तरह करके हम स्टेबलाइज करते हैं। और सर्वाइकल स्पाइन के टीबी के लिए हम ये यूज़ करते हैं विच इज़ 4 पोस्ट कॉलर। एंड फॉर द क्रेनियोवर्टिब्रल टीबी वी यूज़ दिस हेलो वेस्ट। वेस्ट होती है ना बनियान टाइप, उस तरह की होती है हेलो वेस्ट, ये यूज़ करते हैं। सो इसका डायग्नोसिस क्या होगा, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस या पॉट्स डिजीज़। इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या होंगी, CBC, ESRC, रिएक्टिव प्रोटीन, स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, चेस्ट एक्सरे, spinal X-ray which shows the vertebral collapse with cold abscess, aspiration of the cold abscess for staining for the acid fast bacilli and culture and sensitivity, और CT और MRI scans, PPD स्किन टेस्ट भी हम कर सकते हैं इसमें। और ये हमारी सारी होती हैं इन्वेस्टिगेशंस, जनरल सी हैं, आसान सी। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, बेड रेस्ट करवाएंगे, एंटी टीबी थेरेपी स्टार्ट करवा देंगे जिसमें भी है आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पायरेज़िनामाइड, थियाम्ब्यूटल और पायरोडॉक्सिन। ठीक है, ये सारी हमारी होती हैं। और पहले ये 2 मंथ्स के लिए हमने सारी देनी है थेरेपीज़ 4 ड्रग्स, और फिर 6 मंथ्स के लिए हमने 2 ड्रग्स देनी है, आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन। उसके बाद हम डिपेंडिंग अपॉन कौन से साइड की टीबी है, थोरेसिक है, सर्वाइकल है, क्रेनियोवर्टिब्रल है, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें थोरेसिक के केस में टेलर्स ब्रेसेस हैं
और ASH है। सर्वाइकल के केस में 4 पोस्ट कॉलर है और सोमी है, और क्रेनियोवर्टिब्रल के केस में हेलो क्वेस्ट है। ठीक है। उसके बाद जो है ड्रेनेज ऑफ एब्सेस करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे, स्पाइनल स्टेबलाइजेशन करेंगे इन केस ऑफ पॉट्स पैराप्लेजिया। सर्जिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि डीकम्प्रेशन करते हैं। एडवांस केसेस में हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास जो होता है, in the advanced cases of disease what findings may present on the examination of groin and femoral triangle and why। तो एडवांस केसेस में क्या होता है, जो फेमरल ट्रायंगल होता है उसमें हमें क्या मिलता है, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास मिलता है। ठीक है, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास मिलता है। एक्चुअली वो जो स्पाइनल टीबी होती है ना, उसके अलॉन्ग जो है ना वो सारी जो एब्सेस बन गई होती है, वो एक्चुअली जो है ना एक मास की फॉर्म में, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास की फॉर्म में होती है, और वहाँ पे जो सोस शीथ होती है ना उसके अलॉन्ग वो फेमरल ट्रायंगल में आ जाती है। समझ आ रही है ना, स्पाइनल टीबी हुई हुई है, उसके साथ क्या है, सॉस शीथ है, उसको जो है ना क्या करना है, वहाँ पे जब टीबी की एब्सेस बनेगी तो वो वहाँ से ट्रैक डाउन करेगी और फेमरल ट्रायंगल में आ जाएगी। ठीक है, तो वो एक सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास बनाएगी। उस एब्सेस को जो है ना हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं, जो हमें स्पाइनल एक्सरे में नज़र आती है कि उसमें हमें वो शेडो सा नज़र आता है, उसको हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं। सो इसकी जो लाइन पूरी बनती है कि इन एडवांस्ड केसेस सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास इज़ फाउंड इन द फेमरल ट्रायंगल tracking along the source sheath, which is classical of cold abscess. This shows कि this is cold abscess जो इस केस में बनती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको हमने मेडिसिन में भी डिस्कस किया, हम जल्दी से यहाँ से देखेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मेडिसिन में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं जल्दी से बताऊँगी कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना उसकी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है। क्यों डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एज ज़्यादा हो जाती है एक फ़ीमेल की और वो मेनोपॉज में चली जाती है, ईस्ट्रोजन जो है उसकी प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, तो बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उसकी डीजेनरेशन होती रहती है, जिसकी वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सेकेंडरी क्या होगा कि उसको पहले से कोई मसला था जिसकी वजह से जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, लाइक उसको पहले से कोई फ्रैक्चर था और तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओबेसिटी है, ओवर यूज़ है और ये सब कुछ। तो अब जो है इसमें जीन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, और उसके बाद ये है कि ये किसी भी जॉइंट को जो इफेक्ट कर सकता है, शोल्डर जॉइंट को, एल्बो को, रिस्ट को, हैंड्स को। लेकिन जो वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, हमेशा हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है कि वेट बियरिंग जॉइंट्स, नी एंड हिप जॉइंट्स जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पेशेंट आपके पास किसके साथ आएगा, पेन के साथ आएगा, बताएगा कि मूवमेंट के साथ जो है, मूवमेंट जब मैं करता हूँ तो पेन हो जाती है, और वहाँ पे जो है स्वेलिंग आपको नज़र आ सकती है वहाँ पे, क्योंकि वो क्रैकलिंग साउंड जो है मूवमेंट पे आती है। जॉइंट इफ्यूजन हो सकती है, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं क्योंकि जो है सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है वो रूमेटॉइड में होती है, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे जो है हम एग्जामिनेशन इस पर क्या कर लेते हैं, इसके डायग्नोसिस कर लेते हैं कि पेशेंट बताएगी कि मुझे पेन होती है जब मैं मूवमेंट करती हूँ, और इसके साथ साथ जो है हम एज देख लेंगे उसकी, और इस तरह से सारी कि वो मोटी सी होगी और इस तरह से ना, तो हमें पता चल जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। लेकिन ऑब्वियसली हम एक्सरे करवाएंगे विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और अगर हम एक्सरे पे जो है हम देख लेते हैं ये 3 चीज़ें कि जॉइंट स्पेस लॉस हो गई है, क्यों, आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म हो गया दरमियान से, और वहाँ पे सब कॉन्ड्रल सिस्ट बन गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स नज़र आ रहे हैं हमें। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको नज़र आ रही है। जॉइंट स्पेस जो है नॉर्मल ऐसी होती है, अब यहाँ पे देखें जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई है, और ये देखें बाहर आना शुरू हो गया, बोन्स की जो है ना ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो गए। सो एक्सरे चेंजेस आपको बताएंगे कि ये जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएंगे कि अपना वेट रिड्यूस करें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा रखें, अपना ओबेसिटी जो है उसको कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उनको जो है सारी वो एड्स देंगे जिसमें वो हेल्प करें उसकी मूवमेंट में, और उसकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे। फिर ये सब कुछ करने के बाद जो मेडिकल थेरेपी आती है उसमें भी आता है एनाल्जेसिया, जिसमें फ़र्स्ट चॉइस होती है एसिटामिनोफेन, और अगर एसिटामिनोफेन से काम नहीं बनता तो फिर एनसेड्स यूज़ करते हैं, टॉपिकल एनसेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि क्योंकि कार्टिलेज की ब्रेकडाउन हो गई हुई है तो हम उसके सिंथेसाइजर्स देंगे, आपको पता है इसमें हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। इंजेक्शन या तो स्टीरॉइड्स के डायरेक्टली हम जॉइंट के अंदर घुसाते हैं, इसमें हाइलुरोनिक डेज जो है इसका बहुत रोल होता है, हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हम यूज़ करते हैं, इंजेक्शन अंदर डालते हैं,
और अगर इन सब थेरेपी से काम नहीं होता तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी में हमारा क्या होता है, ऑस्टियोटोमी होती है, आर्थ्रोप्लास्टी होती है और जो है ना आर्थोडिसिस होती है। ये मतलब इसकी ना वीडियो में मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसमें जो है ना आपने याद रखना है कि देखें जब जॉइंट बिल्कुल उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म हो गई है ना, तो अब हमारा जो है जॉइंट का कोई काम तो रहा नहीं है, ना मूव कर है ना कुछ। तो हम क्या करते हैं कि ना दोनों बोन्स को ना एक साथ फ्यूज़ कर देते हैं ताकि वो मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, और उस जॉइंट का वैसे तो काम है नहीं था, बस दर्द ही करवा रहा था, फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमने क्या किया, दोनों बोन्स को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली आर्थोडिसिस के हम फ्यूजन ऑफ जॉइंट कर देते हैं। मैं इसके बाद आपकी कुछ आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसके यूक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो इन ऑस्टियोआर्थराइटिस देयर इज कार्टिलेज लॉस, डिजेनरेटिव joint disease, joint space narrowing and bony spurs formation. Clinical features: pain, stiffness, tenderness, grating sensation, swelling and bony spurs. Clinical examination and then the MRI, ultrasound, which are the investigation of choice for the detection of early disease. X-ray, CT scan, synovial fluid aspiration, CBC, ESR and serological tests. Non-medical treatment, in which we do the physiotherapy, ask the patient for the weight loss and etc. And medical management, which we give the analgesia, acetaminophen NSAIDs and hyaluronic acid and steroid injections. And in surgical management we do the arthroscopy and knee replacement. नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको 2-3 मिनट्स में कवर करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, मीडियन नर्व जो होती है वो कार्पल टनल के अंदर कंप्रेस हो जाती है और उसका इस्कीमिया हो जाता है। सो इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच द मीडियन नर्व विच पासेस थ्रू द रिस्ट इज़ पुट अंडर प्रेशर। सो यहाँ पे ना रिस्ट में एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। इसके अंदर से ये मीडियन नर्व आपको गुजरती हुई नज़र आ रही है, ये वाली। तो ये मीडियन नर्व जो होती है ये कंप्रेस कर जाती है यहाँ पर, इसके नीचे। क्यों कंप्रेस करती है? जो लोग ओबीज़ होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनको थायराइड डिजीज़ होती है, अल्कोहल ले रहे होते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के केस में जो है ये होता है। लेकिन मोस्टली केसेस इडियोपैथिक होते हैं। पता नहीं क्यों ये मीडियन नर्व जो है इसके नीचे कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होगी तो क्या होगा, ये जो मीडियन नर्व जिस हिस्से को सप्लाई कर रही थी, मतलब ये कि हमारे जो थंब की साइड होती है, रेडियल साइड होती है, उसमें ये देखिए 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 3.5 फिंगर्स जो होती हैं, इनको ये मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो इस वाले रीजन में जो है क्या होगा, उसकी कंप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? इस वाले हिस्से में टिंगलिंग होगी, नम्बनेस होगी, रेडियल 3.5 फिंगर्स में। ठीक है, रात को पेशेंट जो है वो उठ के बैठ जाएगा दर्द के साथ, और जैसे ही वो अपना हाथ लटकाएगा बेड के साथ तो उसकी दर्द ठीक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इस तरह की होती हैं इसके साथ। सो इस वाले रीजन में क्या है, पेन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, ये भी देख लें। और क्या होता है कि ये जो एमिनेंस होता है ना, ये देखें यहाँ पे ठीक है, और ये जो हाइपोथिनार एमिनेंस है इसकी वेस्टिंग हो जाती है कुछ लोगों के अंदर, तो वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल्स होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या है, जो थंब साइड वाले हैं ना वहाँ वाले मसल्स। और इसके अलावा क्या है कि इसमें 2 टेस्ट होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। एक होता है टाइनल साइन और एक होता है फैलन साइन। ठीक है, टाइनल साइन क्या होता है, ये जिस रीजन में मीडियन नर्व होती है ना रिस्ट के अंदर, उसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना वो जो डिस्टल 3 ये जो रेडियल 3.5 फिंगर्स होती हैं वहाँ में टिंगलिंग, नमनेस होना शुरू हो जाती है। और फैलन साइन में क्या होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं अपने हाथ ऐसे जोड़ो ना, इस तरह करके जैसे इसने जोड़े हुए हैं। तो जब ऐसे जोड़ता है तो अगेन मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन ज़्यादा होती है और उसी 3 जो हाफ फिंगर्स हैं वहाँ पे नमनेस एंड टिंगलिंग होती है। सो दीज 2 साइंस आर पॉजिटिव इन केस ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम विच इज़ टाइनल साइन एंड फैलन साइन। इसका मैं आपको वीडियो लिंक भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लें। ठीक हो गया। सो ये आपने देख लेना है क्लिनिकल फीचर्स, और ये इसकी जो है वो हम जो परफॉर्म करते हैं, सिम्टम हिस्ट्री लेते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, टाइनल साइन, फैलन साइन करते हैं, और ग्रिप स्ट्रेंथ नोट करते हैं, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। सो ऊपर से सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम लोकली जो है स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं, कंजर्वेटिव मेजर्स लेते हैं, जो
कॉजेज़ थे उनको रूल आउट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। लाइक वेट रिड्यूस करो, डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल करो तो ये ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी ट्रीट नहीं होती तो वो जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है ना, उसको हम रिलीज़ करते हैं, जिसमें उसे मीडियन नर्व पास कर रही होती है, सर्जिकल डीकम्प्रेशन करते हैं। सो ये हमारी इसकी थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होती है। सो ये वाला इसका यूक्यू देख लें कि ओबीज़ लेडी है और उसको क्या हुआ है कि नमनेस एंड पेन्स एंड नीडल सेंसेशंस कहाँ पर है, मीडियल 3.5 फिंगर्स में, जो कि वर्स एट नाइट होता है और रिलीव्ड बाय हैंड शेकिंग होता है। फिर क्या है, उसमें थिन आर्म मसल्स की वीकनिंग भी हो गई है। सो दिस इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। कॉज क्या है इसका, ओबिसिटी की वजह से जो है वो मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई है, जो कार्पल लिगामेंट है उसके अंदर, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के अंदर, कार्पल टनल के अंदर जो उसकी कंप्रेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद कंफर्म कैसे करेंगे डायग्नोसिस को, वो जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें वो आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर मैनेजमेंट जो है वो उसमें आप सबसे पहले जो है उसकी वो किस तरह से मेडिकली ट्रीट करोगे, किस तरह से सर्जिकली ट्रीट करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।